बहुत ही शानदार अतिथियों के स्वागत गायन के बाद हमारे बीच में जो और अतिथि पधारे हैं, श्री पन्नाराम जी सरपंच साहब गेडाब और श्री बालूराम जी सियाक, पन्नाराम जी सरपंच साहब और बालूराम जी सरपंच साहब सियाक, आपका अनुरोध रहेगा कि आप आदरणीय गंगाधर जी आपका सापा और माला पहनाकर स्वागत करें। और इन स्वागत की अगली कड़ी में श्री परमान जी भाकर साहब गंगाधर जी के फूफो जी हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन, आपका भी स्वागत, सापा और माला पहनाकर उनका स्वागत करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए देश रंगीला आरजू और कल्पना अगले गाने के लिए तैयार रहे स्वागत के तुरंत बाद। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली बालिकाएं बच्चे हैं ना, वो अपने को अपने पूरी तरीके से तैयार रखें, जब भी नंबर आए तुरंत आप स्टेज पे पधारें। श्री ईश्वर जी सुथार सरस्वती स्कूल आजसर, आपका भी स्वागत है। गंगाधर जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे, आपसे अनुरोध है कि आप आगे पधारें। और अमृताराम जी भाकर टैगोर स्कूल जसरा सर से आप पधारे हैं, आपका भी स्वागत, आप कृपया आगे पधारें। और मनोज जी हुड्डा आप भी आगे पधारे, सरस्वती स्कूल उडवाड़ा से हमारे बीच में पधारे हैं। स्वागत की जब तक आप गंगाधर जी इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं, तब तक आज के इस कार्यक्रम की एक संक्षिप्त जो परिचय है वो आपके समक्ष रख देता हूं। शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित हर वर्ष जो जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें लगभग 50 से 60 तक खेलों में विद्यार्थी अपना दमखम दिखाते हैं, अपने खेल कौशल का परिचय देते हैं। इन्हीं में से जिला स्तर का टूर्नामेंट, जहां पर प्रत्येक जिले की स्कूल भाग ले सकती है, आपके इस स्कूल ने और आपके इस गांव ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता बालक वर्ग 17 और 19 वर्ष को आयोजित कराने का जिम्मा उठाया है। ये आप सबके लिए, विद्यार्थियों के लिए, इस विद्यालय के लिए और इस ग्रामवासियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। ये आगामी 4 दिनों तक ये प्रतियोगिता चलेगी और उसके तुरंत बाद नेक्स्ट 10 तारीख से 17 वर्ष बालक वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता जिला स्तर पर होगी। और इन्हीं प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में से राज्य स्तर के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। संयोजक महोदय और जो भी जिला स्तर की जो चयन समिति बनी है, तो वो इन्हीं खिलाड़ियों में से एक टीम जिला चुरू की बनाएंगे, जो राज्य स्तर पर आपके जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। और उन्हीं खिलाड़ियों में से, जहां पर राजस्थान के लगभग 40 टीमें भाग लेती है, 33 जिलों और कुछ खेल संघों की, वहां से जो खिलाड़ियों का चयन होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना कौशल दिखाएंगे, वो राजस्थान की टीम का हिस्सा बनेंगे। थोड़ा सा विडंबना इस बात की है कि पिछले वर्ष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित ये जो प्रतियोगिताएं हैं, जिनके राष्ट्रीय खेल आयोजित नहीं हो पाए, कारण क्या रहा पता नहीं, लेकिन इस बार ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे इसी ग्राउंड में खेले हुए बच्चे, अगर खेल कौशल उनका शानदार है और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ और खेल भावना के साथ खेल खेलता है,
तो वो राज्य स्तर पर भी चयनित होगा और राज्य स्तर के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल कर जाएगा। आप जितने भी खिलाड़ी, बड़े बड़े कबड्डी के खिलाड़ी, कुश्ती के खिलाड़ी जो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के अंदर देश का गौरव सरगर्व से ऊंचा करते हैं, वो किसी अमीर बाप करोड़पति और अरबपतियों की औलादे नहीं है। वो इसी खेतों में, रेतू में खेले हुए और दूध दही खाने वाले बच्चे हैं। इसलिए कोई भी टीम, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी खिलाड़ी अपने आप को कमजोर ना कहे कि हमारी टीम तो कमजोर है। आप कतई कमजोर नहीं है। अगर मैदान में घुसने के बाद, जैसे कबड्डी के अंदर 40 मिनट का, 30 मिनट का खेल होता है, वॉलीबॉल का शायद 15 पॉइंट का गेम होता है, 3 सेट होते हैं, तो उसके दौरान अगर आप 100% योगदान देने का प्रयास करते हैं तो आप जीत सकते हैं। अपनी सीमाएं आप खुद नहीं बनाए कि मैं तो पहले ही मैच में हार जाएंगे, हमारी तो टीम कमजोर है। उन सीमाओं से बाहर निकलकर आप अपना पूरा खेल कौशल का प्रदर्शन हमारे समक्ष करेंगे तो आप अच्छा खेलेंगे। इसके साथ ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो नेक्स्ट है, मैंने बताया था, आरजू और कल्पना वो तुरंत मंच पे बढ़ा रहे हैं। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली बालिकाएं, बच्चे, बालक जो भी हैं, वो तैयार रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम 2-3 है। उसके बाद इस प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत आदरणीय मुख्य अतिथि साहब उद्घोषणा से करेंगे। उसके बाद जिला स्तरीय आपका जिला चूरू का ध्वज के नीचे ये सारी प्रतियोगिताएं आगामी 4 दिन तक संपन्न होगी। तमाम क्षेत्र से आए, राजगढ़, तारानगर, सरदार शहर, तमाम क्षेत्र से आए हुए सारे के सारे लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मुख्य जो निर्णायक हैं वो अपने निर्णयों से टीमों को खिलाएंगे और जो चयन समिति है वो बेस्ट वॉलीबॉल के खिलाड़ियों का चयन करके और चूरू की टीम बनाएंगे। श्री सुभाष जी प्रिंसिपल साहब बेरा सर, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। श्री सुभाष जी प्रिंसिपल साहब। श्री सुभाष जी का स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय भगवान जी बिरला साहब और सत्यनारायण जी से आग्रह रहेगा कि आप सुभाष जी का साफा और माला से स्वागत और अभिनंदन करें। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की बालिकाएं तुरंत तैयार रहें। ओके, अगला जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसके लिए तैयार रहें। चलो
शानदार। इसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, पायल शर्मा अपने एकल नृत्य के लिए तैयार रहे। उससे पहले मैं आदरणीय रामचंद्र जी लेगा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात, अपना संबोधन हमारे समक्ष संक्षिप्त में रखें। आदरणीय रामचंद्र जी। 66वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता जिला चूरू के उद्घाटन समारोह के मंच पर विराजमान माननीय विधायक मनोज जी मेघवाल, पूर्व प्रधान पूसाराम जी गोदारा, भाई विद्याधर जी बेनीवाल, नानूराम जी चौयल, पूरा का पूरा सम्मानित मंच, भाई गंगाधर जी बीरडा विद्यालय के संचालक एवं इनकी पूरी टीम, बाहर से पधारे हुए समस्त गणमान्य नागरिकों, इस खेल को खेलने के लिए आए हुए विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए खिलाड़ियों, इनके कोचेज और प्रिय बालक और बालिका। 66वें जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के इस उद्घाटन समारोह में आप सभी लोग पधार करके अपना अमूल्य समय दिया, विद्यालयों का खेलों के प्रति मान बढ़ाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी को बधाइयां देता हूं। भाई गंगाधर जी को इस शानदार बीड़ा उठाने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ अच्छे सुसंस्कृत बच्चों को खेल के माध्यम से जोड़े रख रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद। मैं बड़ा अति प्रसन्नता के साथ, बड़े फक्र के साथ कह रहा हूं कि अब हमारे गांव जो चूरू जिले के एकदम पिछड़े इलाके में स्थित गांव, जिनकी कहीं कोई गिनती नहीं हुआ करती थी। कोई समय था कि चूरू जिले की तो थोड़ी बहुत साख राजगढ़ तहसील जरूर रखा करती थी, उसके अलावा खेलों का तो कोई नाम निशान नहीं हुआ करता था। बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे विद्यालयों में इस प्रकार के शानदार आयोजन हो रहे हैं, ये अति प्रसन्नता का विषय है। राजस्थान सरकार ने भी अभी हाल ही में ग्रामीण खेल, ओलंपिक खेल जो आयोजित करवाए, समूचे विश्व में सबसे बड़ा ये खेल उत्सव था, जिसमें 30 लाख से अधिक खेल प्रेमियों ने भाग लिया था। थोड़े दिनों पहले की बात बताना चाहूंगा, मंच के माध्यम से साझा करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी की थी टीचरों की। राजस्थान में कुल 33,000 शिक्षक लगे थे, जिसमें अकेले झुंझुनू जिले के 12,000 शिक्षकों का चयन हुआ था। और थोड़े से समय में हम सब लोगों ने आप सबके सहयोग से ये तस्वीर बदल के रख दी है। आज इन वर्षों में कोई भी भर्तियां इधर हो रही है, अपने चूरू, नागौर, बीकानेर जो पिछड़े जिले थे, उनके जबरदस्त तरीके से बच्चे निकल करके आगे आ रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। खेल क्यों जरूरी है हमारे जीवन के लिए? जिस प्रकार से खेल के बिना, शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ठीक उसी प्रकार खेल के बिना हमारी शिक्षा भी अधूरी है। हमारे विद्यालयों में और समाज में ये प्रश्न अक्सर उठते रहे कि हमारे बच्चे विद्यालयों में पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे, तरह तरह के टेंशन के शिकार हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इनमें, भग्नाशाएं जो है जिनके शिकार हो रहे हैं। मैं एकमात्र इसका हल आप सबके साथ शेयर करता हूं कि जिस तेज गति से हमारे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, सोशल चेंजेस जिस रफ्तार से हो रहा है, उस अनुपात में हमारी शिक्षा के परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं। जिस तेज गति से हमारा सोशल चेंज हो रहा है, जो चीजें हमारे दादा परदादाओं ने सीखने में पूरी जिंदगी लगा दी थी, वो हमारे
माता पिता ने सीखने में 15-15, 20-20 वर्ष लगाए, हमने वो 5-5, 7-7 सालों में सीखी, और आज का बच्चा उसको 1.5 साल में सीख लेता है। इतना तेज सोशल चेंज हुआ है। इस सामाजिक परिवर्तन, इस तेज गति से हो रहे सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मकता लाने के लिए, हमारे बच्चों को इसके साथ जोड़े रखने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो हमारे शिक्षा के वातावरण में भी ऐसे ही आमूलचूल परिवर्तन होने की जरूरत है। और शिक्षा के जो आमूलचूल परिवर्तन तभी संभव होंगे जब इनको खेलों के साथ जोड़ा जाएगा। और हमारे राजस्थान के अंदर बड़ा सुंदर अवसर मिल रहा है कि एक बार पुनः है खेलों के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी बड़े बड़े आयोजन होकर के, और गांव के युवा, गांव के नौजवान, गांव के बुजुर्ग लोगों तक ऐसे खेलों में भाग ले रहे हैं। ये बड़े खुशी का और प्रसन्नता का विषय है। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सभी ने हमें बुलाया, मान सम्मान किया। पूरी विद्यालय की टीम को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामचंद्र जी का। जैसे ये खेलों के क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो आपका जिला चूरू तो वो जिला है जिसने कृष्णा पूनिया, जो आदरणीय विधायक साहब के साथ विधानसभा के अंदर प्रतिनिधित्व करती है चूरू जिले का, और देवेंद्र झाझड़िया जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, और आप उन्हीं को देखते हुए बड़े हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप भी देवेंद्र झाझड़िया और कृष्णा पूनिया जैसे बनेंगे। इसी बीच हमारे बीच में लाडनू पंचायत समिति से प्रधान आदरणीय हनुमान राम जी कासनिया हमारे बीच में पधार चुके हैं, और इनके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री केसर राम जी बीरड़ा और श्री सुखदेव जी बीरड़ा कि आप आदरणीय प्रधान साहब का, आदरणीय चाचा जी का स्वागत और अभिनंदन कराएं। जोरदार तालियों से आप प्रधान साहब का इस विद्यालय में और इस सारोटिया गांव में स्वागत और अभिनंदन करें। श्री केसर राम जी बीरड़ा और सुखदेव जी बीरड़ा से अनुरोध रहेगा कि आप प्रधान जी का स्वागत करवाएं। थोड़ा साइड हटना। आदरणीय प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन स्वामी विवेकानंद विद्याश्रम में स्कूल की तरफ से और समस्त सारोटिया ग्रामवासियों की ओर से। स्वागत की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय नानू राम जी कासनिया से कि आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। सुखदेव जी आप स्वागत करो, और केसरा राम जी आपसे अनुरोध रहेगा कि आप आदरणीय नानू राम जी का भी स्वागत और अभिनंदन कराएं। स्वागत की अगली कड़ी में आदरणीय पिताजी रामसुख जी कासनिया, संरक्षक कृष्णा एजुकेशन ग्रुप रताऊ, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। आदरणीय फूफो जी भगवानाराम जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप पिताजी का स्वागत और अभिनंदन करवाएं। श्री लिचमन जी गोदारा पीओ सारोटी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है, और मंच पर विराजे आप। आपके स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री गंगाधर जी और श्री प्रेम जी बीरडा से कि आप आदरणीय प्रिंसिपल साहब का स्वागत और अभिनंदन कराएं। स्वागत की इस कड़ी को एक बार विराम देते हैं, और अगली कड़ी में जो कल्चर जो कार्यक्रम के लिए पायल शर्मा अपने गाने के साथ तैयार रहे।
स्वागत की इसी कड़ी में श्री गिरधारी जी धेड़ू रताऊ, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। श्री गंगाधर जी से आग्रह रहेगा कि आप आदरणीय गिरधारी जी का स्वागत और अभिनंदन कराएं। चलो दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। वक्त है, उम्र है, जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे, देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बहुत शानदार। स्वागत की अगली कड़ी में श्री खिवाराम जी, चार पूर्व सरपंच चरला, आपका भी स्वागत। गंगाधर जी आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे, आप मंच पर पधारें। अगले सांस्कृतिक कार्यक्रम से पहले गिरधारी जी, बाम्बू शारदा स्कूल सुनारी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार रहे, उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय विद्याधर जी बेनीवाल, आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं सुजानगढ़ के, आप अपनी बात और अपना उद्बोधन हमारे समक्ष और खिलाड़ियों के और विद्यार्थियों के हौसला अफजाई के लिए अपनी बात हमारे समक्ष रखें। आदरणीय विद्याधर जी। आज के उद्घाटन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सम्माननीय मनोज जी मेघवाल साहब, विधायक सुजानगढ़, सम्माननीय भाई पूसाराम जी गोदारा, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़, सम्माननीय नानू राम जी साहब, आप जॉइंट डायरेक्टर के पद पर सुशोभित है, पर 18 लोग बाग डीटीओ साहब के नाम भी ज्यादा परिचित है। सम्माननीय लालनू के प्रधान महोदय, सम्मानित मंच, आज के कार्यक्रम का आयोजन करता स्वामी विवेकानंद विद्यालय का डायरेक्टर गंगाधर जी और सारा ही पधारेड़ा समस्त
जिले का और अपने क्षेत्र का समस्त गुरुजन, आसपास के गांवों पधारेरा बड़ा बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मंच पर विराजमान पूर्व और वर्तमान सारा जनप्रतिनिधिगण, आज बड़ी खुशी की बात है कि संचालनकर्ता आप लोगों के सामने की बात कह रहा और सम्मानीय रामचंद्र जी लेगा साहब भी कह रहा कि जकी टाइम में लोग छोटा व्या करता भी टाइम सुजानगढ़ पंचायत समिति सुजानगढ़ तहसील के पश्चिमी क्षेत्र के मां शिक्षा और खेल कूद को तो नंबर बचावे, शिक्षा को भी बढ़ो कम चलन। और आज सामान्य गुरुजना की मेहरबानियों, चाहे वे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, आज मन बड़ो खुश है ये बात कि सांडवा गांव की श्रेणी में आया कर तो जो को आज शिक्षा को हब बन गया। और पश्चिमी बेल्ट में पूर्वी क्षेत्र में तो हमेशा ही सरकारी कर्मचारी और विद्यार्थी हमेशा अग्रणीय रहा करता। मना कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज आप लोगों की मेहरबानी, जब भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को परिणाम आवे तो अपने क्षेत्र में बहुत सारा बच्चा कर्मचारी और अधिकारी बनर सामने आ रहा, बहुत खुशी की बात। दूसरी बात मैं आप ही कहनी चाहूं कि शिक्षा के सागे सागे खेल भी बहुत जरूरी है। आज ओलंपिक में जता भी खिलाड़ी अपने देश का गोल्ड मेडल ले आया है, मैं तो आप मानूं कि 100% पे ग्रामीण क्षेत्र का लोग है। अगर कोई बामा एक आध प्रतिभा शहरी दिखे तो बाकी कल्चर और बारा पूर्वज जरूर गांव का रहने वाला। हाँ, मारो कहने को उद्देश्य वो है कि आप लोग जिला स्तर के कार्यक्रम में जका बच्चा और बच्ची खेलने वास्ते पधार्या, बे खेल खेल की भावनाओं खेलते हुए पूरी मेहनत कर शरीर की सारी ताकत लगा बे खेले, ताकि बाको आज थे जिले में खेलना आया हो। अठे की चयन समिति के द्वारा ही आपको स्टेट की टीम में सिलेक्शन हुआ। हमारी मानसिकता है और राज्य सरकार और अधिकारी गण है बाको भी वही कार्यक्रम है। और खेल के प्रति की वर्तमान राज्य सरकार की मानसिकता है, बहुत बड़ी मानसिकता है कि गांव के मायनाओं खिलाड़ी निकल आवे और वे ओलंपिक तक जावे। मन ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि न तो कोई उम्र की सीमा ही दादो और पोतो सागे खेल रहा। लारे राज्य सरकार गांव में जका खेल कराया बा में और वर्ल्ड रिकॉर्ड राजस्थान को खेलने में अता आदमी सागे खेलने में जो को बड़ियो बिना देखते हुए अब राज्य सरकार आपा लोगों के खेल के मायने विकास पर ज्यादा जोर दे रही है। तो समस्त गुरुजन, कोच, संस्था प्रधान जता भी गुरुजन है, बाऊ मारो निवेदन है कि आप अठे तो आज तो कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पधारा ही हो, बी के अलावा भी गांव के मायने जति भी आपकी विद्यालय संचालित हो रही है बारमान और ज्यादा शिक्षा में जोर दो, ताकि आपने सारे जिले का लोग, जिले का बच्चा और कार्यकर्ता आने वाले समय में आगावे। आप लोग महासगला ने अति संख्या में बुलाया और सगला मान और सम्मान करो। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बेनीवाल साहब का। आदरणीय बेनीवाल साहब कह रहे थे कि अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करने के लिए, आप सब जानते हैं अभी टोक्यो के अंदर 2021 के अंदर ओलंपिक हुए थे। ओलंपिक के अंदर हॉकी के गोल्ड मेडल्स के बाद जो सूखा लगातार कई वर्षों तक, 5 दशकों तक बना रहा, और उस सूखे को आप ही की तरह दूध दही खाने वाला, गांव का मिट्टी में खेला हुआ, खेत में खेला हुआ बच्चा नीरज चोपड़ा जब टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ऐसा भाला फेंकता है कि वो गोल्ड पे छप जाता है। ट्रैक और फील्ड के अंदर 1 शताब्दी के सूखे को समाप्त करने वाला भारत का लाल नीरज चोपड़ा था, और हम सब में नीरज चोपड़ा बनने की क्षमता है, काबिलियत है, जरूरत है अपनी क्षमताओं को पहचानने की। जब भी खेल का मैदान होता है, बड़े इवेंट होते हैं दुनिया में, कॉमनवेल्थ हो चाहे ओलंपिक हो, पूरी दुनिया और पूरे देशवासी टकटकी लगाए हुए देखते हैं कि एक अदद मेडल मिल जाए, सिल्वर ही मिल जाए, सिल्वर नहीं तो कांस्य मेडल ही मिल जाए। लेकिन जब गांव के और किसानों के बेटे जब मैदान के अंदर उतरते हैं, चाहे वो कुश्ती का मैदान हो, चाहे कबड्डी का मैदान हो, तभी वो सूखे की जो है वो समाप्ति होती है। तो किसानों के बेटों ने खेलों के अंदर, शिक्षा के साथ साथ खेलों के अंदर जो परचम और जो भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, वो आप और हम ही में से, बीच में से निकलने वाले हैं। देवेंद्र झाझड़िया और कृष्णा जी पूनिया के बाद अभी भारतीय महिला टीम, हॉकी महिला टीम की कप्तान श्वेता पूनिया, जो कि आप ही की चूरू जिले की बेटी है, ये भी आपके जिले के लिए गौरव की बात है। जो भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी कप्तानी करती है और उसकी गोलकीपर भी है। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से श्वेता पूनिया को जाना जाता है। तो ऐसे हमारा इतिहास है खेलों के अंदर। आप भी अपने इसी प्रकार के दमखम से खेलों का आगामी 4 दिन तक वॉलीबॉल के खेल में आप अपना शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करेंगे। तो लीजिए अगला, कल मेरे देश की धरती, अगला सांस्कृतिक कार्यक्रम। सर मेरे देश की धरती लगाओ, सब जल्दी लगाओ मेरे देश की। खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं, खुशियों के कमल मुस्कुराते हैं।
खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हैं हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हर ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। सोना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने बहुत शानदार अपनी देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ ये नृत्य कार्यक्रम। सभी बालिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, जैसा अभी बेनीवाल साहब कह रहे थे कि उनको डीटीओ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान परिवहन विभाग में जॉइंट कमिश्नर साहब आदरणीय नानूराम जी चोइल साहब, जो आप और हमारी तरह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए और आज राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़े पद पर आसीन है और लगातार जनता की सेवाओं में और उनकी मदद में इनका किरदार बना रहता है। आदरणीय नानूराम जी चोइल साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए हुए खिलाड़ियों को और इस विद्यालय के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आप प्रेरित करेंगे। आदरणीय चोइल साहब। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय श्री मनोज जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रधान पूर्व प्रधान श्री पुष्पराम जी गोदरा साहब, हमारे यहाँ के सुजानगढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष श्री विद्याधर जी बेनीवाल साहब, हमारे लाडनू पंचायत समिति के मिलनसार सीधे सरल व्यक्तित्व के धनी श्री हनुमान राम जी कासनिया साहब और इस संस्था के संचालक भाई गंगाधर और इस मंच पर पधारे हुए इस अंचल के सभी ग्रामीणों, यहाँ के प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, यहाँ के पूरे स्टाफगण, मैं आज इस संस्था की और इस जो जिला स्तरीय जो प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ विद्या आश्रम संस्थान के द्वारा 66वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के सभी स्टूडेंट्स को और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो भी इसमें भाग लेंगे उन सब बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस गेम को सही तरीके से भलीभांति खेलेंगे और अपनी जो प्रतिभाएं हैं उसमें अपना अच्छा रिजल्ट लेकर के और अच्छा आप सम्मान पाएंगे। अभी भाई कृष्ण जी कह रहे थे, बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट कृष्ण जी के जो विचारों से मैं काफ़ी अभिभूत हूँ और मैं इनके विचारों काफ़ी कई जगह ये एंकरिंग करते हैं। तो ये निश्चित रूप से उस जिले की जो भी सामाजिक सरोकार की चीज़ें और जो वहाँ के उस जिले के जो भी प्रतिभावान क्षेत्रों में जिन लोगों ने ऊंचाइयाँ छुई है उसके बारे में बहुत अच्छा बखान करते हैं कि आपके चूरू जिले के श्रीमती कृष्णा पूनिया जी जो हमारे राजगढ़ के विधायक भी हैं और इन्होंने एथलेटिक्स में
पूरे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम हासिल किया था ओलंपियाड में। उसके बाद में आप ये पूनिया जी का बता रहे थे, क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं देवेंद्र झाझड़िया जी। ऐसी ऐसी हस्तियां इस जिले ने दी है जो हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने नाम कमाया है। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो अपने खेल के माध्यम से पूरे देश और पूरे विदेशों में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, ऐसे जिले के आप रहने वाले हैं, उस तरह के आप निवास करते हैं। ये हमारे सब जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे लड़कियां लड़के बैठे हैं, इन सबको मैं आश्वासन या इनसे मैं सबको ये आज इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि आप भी उनमें से सब कृष्ण पुण्य नहीं बढ़ सकते, लेकिन हम प्रयास करते हैं तो बहुत अपना नाम मुकाम हासिल कर सकते हैं। पहले खेलों से लोग घबराते थे, लोग शिक्षा पे तो जोर देते थे, लेकिन आजकल शिक्षा के साथ साथ यदि हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है तो हमें शिक्षा के साथ साथ हमें खेलों पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इससे हमारे जो शरीर का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास भी होता है। और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने अभी खेलों में जो भी अच्छा खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेगा, राज्य और मतलब देश लेवल पे खेलेगा, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेलेगा और अच्छा यदि वो मेडल हासिल करेगा तो उनको 2% 3% नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में, चाहे गजेटेड पोस्ट हो चाहे नॉन गजेटेड पोस्ट हो, चाहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो, चाहे पुलिस सेवा हो, चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, उनमें उनका 2% कोटा फिक्स कर दिया गया है। तो उसमें काफी लड़के जो पहले हतोत्साहित होते थे कि हम खेलेंगे तो हमारा भविष्य तो उज्जवल है नहीं, तो सरकार ने भी नीति बना दी है कि आपका एक रास्ता खोल दिया है। तो इसलिए हमें शिक्षा तो करनी है, शिक्षा को तो मतलब उस पर ज्यादा ध्यान देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें गेम्स में जिस गेम में आपकी रुचि है उस पे भी आप ज्यादा ध्यान देवें, क्योंकि आपको पता है कि गांव में स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है लोगों की। एक माता पिता बेचारा मजदूरी करके खेती में काम करके भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की कोशिश करता है। मुझे पता है, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, कि जब बच्चा पढ़ता है तो उसके पहले तो फीस कम होती थी सरकारी में, लेकिन आज आप कहीं पे भी आप अच्छी एजुकेशन लेते हो तो उसका फीस का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से वो पिता और माता धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपनी जो गाड़ी कमाई है उसमें से भी एक हिस्सा चाहे कर्ज लेकर के भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करता है। और निश्चित रूप से ऐसे ऐसे बच्चे भर्ती होते हैं। अभी आपने 4-5 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना शायद अखबार में पढ़ी होगी, पूरा एक अपने राजस्थान के मीडिया में उस ड्राइवर की फोटो आई थी। नागौर जिले के रोल गांव का था, वो एक कुमार परिवार का बच्चा था। उस लड़के का 2 साल पहले IRS में सिलेक्शन हो गया था और उसका बेचारा बाप है ना, उसका एकदम वो मतलब ट्रक का ड्राइवर था ना, एक ट्रक का ड्राइवर जिसने अपनी कितनी कठिन मतलब कमाई से एक अपने बच्चे को IRS बनाया। और 2 साल पहले नागौर जिले के कई गांवों में उस बच्चे का सम्मान हुआ कि एक ड्राइवर का बच्चा IAS बन सकता है। तो इससे ज्यादा अब, लेकिन वो अपने बच्चे को IAS बनाने के बाद में भी उसने अपना पैसा नहीं छोड़ा। और 8-10 दिन पहले उस बेचारे ऐसे बेकिस्मती बाप का बेचारे का एक्सीडेंट हुआ जयपुर के पास मनोहरपुर में, और उसकी बेचारे की डेथ हो गई ना। वो न्यूज में मेन हेडिंग दिया गया था उस दिन पत्रकार मतलब अपने अखबारों में कि ऐसे बाप भी होते हैं जो अपने ट्रक ड्राइवर था, ट्रक खुद का नहीं था, ट्रक में नौकरी करता था, ट्रक ड्राइवर रूप में 5,000 10,000 रुपए महीने, आपको पता है ट्रक ड्राइवर को इतना मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पैसे से अपने बच्चे को आज IAS बना दिया ना। तो ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे हजारों उदाहरण है गाँव में जिनके गरीब माता पिता होते हैं और उनका बच्चा जब बड़ी पोस्ट पे बन जाता है, किसी भी पद पे जाओ, मैं ये नहीं कहता कि सभी RAS बनेंगे IAS बनेंगे, लेकिन आप यदि आज गांव का बच्चा पढ़ लिख जाता है, सुजानगढ़ चला जाता है, जयपुर चला जाता है, सीकर चला जाता है और वहां पढ़ करके और छोटी सी पोस्ट यदि टीचर ही बन जाता है या सहायक कर्मचारी बन जाता है, तो भी उस गांव के माता पिता को बेचारे को रिलीफ मिल जाती है। आज मैं जानता हूं कि आपका घर चलाना कितना मुश्किल हो गया इस महंगाई के युग में, और खेती में क्या पोसाता है, कुछ नहीं पोसाता,
क्योंकि खेती में अपन करते हैं भाव, ये कभी अकाल, कभी ये अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, और आज आदमी मीडियम साइज के लोग हैं, उनका घर चलाना मुझे पता है, मैं जिस परिस्थिति को जानता हूं, मैं सब मतलब कि एक आदमी की जिसमें सरकारी नौकरी हो जाती है उसका घर तो ठीक चलता है, और बेचारे जो खेती पे निर्भर है, जिन पे मजदूरी पे निर्भर हैं या दूसरे कोई धंधा नहीं है, तो उनका घर चलाना आज अच्छे अच्छे आदमियों की हालत खराब हो रखी है, और उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का प्रयास करते हैं। पिछले 10, 15, 20 साल में एजुकेशन में हमारे बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है कि छोटे छोटे गांवों में हमारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। क्यों पहले तो एक तहसील में 1 या 2 बड़ा स्कूल होता था, सरकारी स्कूल होता था, लोग बसों से मतलब पैदल जाते थे तो भी मेहनत करते थे, लेकिन पहले पढ़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि लोगों के पास खेतियां खूब थी, खेत खूब थे, काम करने वाला नहीं था, लोगों को फौज में जबरदस्ती भर्ती करते तो भी लोग फौज में भर्ती नहीं होते थे। लेकिन अभी पिछले 10, 15, 20 साल से एजुकेशन ज्यादा होने के कारण से और खेती का क्या बंटवारा ज्यादा होने से हर एक आदमी की स्थिति ये हो गई है कि वो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी उसको मिल जाए। और आजकल तो आप 5-7 साल देख रहे हो, आप पुष्पराम जी और एमएलए साहब, हमारे प्रधान जी, तो सब गाँव में प्रोग्राम में जाते हो, आप सुनते होंगे कि आजकल बिना नौकरी वाले की सगाई और नहीं करता आदमी, है ना। अब सबको सरकारी नौकरी, मैं कह रहा हूँ, कहाँ से मिलेगी? ये इतना बड़ा अपना हमारी गलत सोच है। मैं यहाँ सब वो लोगों पे, हमारे किसान भाई बंधु बैठे हैं कि छोटी सी नौकरी लग गया तो उसकी तो सगाई हो जाएगी, चाहे उसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। नहीं साहब, लड़का, अरे तो लड़का नौकरी अब है ही नहीं। 1 लाख में से 1 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसी है आपकी मात्र 500, तो 99,500 तो आपको प्राइवेट में या किसी दूसरे धंधे में जाए, कहां से सरकारी नौकरी मिलेगी? हर एक गांव में 100-100, 200-200, 300 बच्चे आज कुंवारे फिर रहे हैं, अच्छे अच्छे लड़कों की सगाई नहीं हो रही है। या फिर आजकल वो पहले अपने एरिया में नहीं होता था, वो सिस्टम अट्टे सट्टे वाला सिस्टम, मतलब अच्छे अच्छे परिवारों में ये बेचारे क्या करें अपने बच्चों को, है ना। और या फिर लड़के की सगाई नहीं करेंगे, कहने साहब मैं तो इसलिए मेरी बच्ची की सगाई नहीं करूंगा। और इस प्रकार के कई अव्यवस्थित, मैं तो उसको अव्यवस्थित संबंध भी कहता हूं कि उसके अव्यवस्थित संबंध, बेचारा जैसे लड़की है, उसको फिर अपने लड़के को ब्याहने के चक्कर में उसको लड़की को कहीं गलत उस पे मतलब परिवार में भी दे दी जाती है ना। इसलिए हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं है सब सरकारी नौकरी लगे, और कोई जरूरी नहीं है कि सबको 95% लगे। आज 1 लाख में से 500 वैकेंसी है, 1000 वैकेंसी, क्यों? सरकार की लिमिट है। आज राजस्थान में 50 लाख लड़के बेरोजगार हैं, लेकिन आज स्टेट गवर्नमेंट मात्र अधिकतम कितना ही कर ले, चाहे मास्टर की वैकेंसी हो, टीचर्स की हो, चाहे बाबू की वैकेंसी हो, चाहे आरएस की हो, 1 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी रोजगार दे ही नहीं सकती गवर्नमेंट। तो 5 साल में स्टेट गवर्नमेंट 5 लाख से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती, और लड़के कितने हो रहे हैं बेरोजगार? 50 लाख, तो आपके 45 लाख तो बेरोजगार हो गए ना। तो इसलिए मैं सब युवाओं से, सब इनके माता पिताओं से कि इस तरीके की हमें जो है ना, ये जो सोच है ना, हमारे को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। फिर हम घटना सुनते हैं, किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, साहब मेरी नौकरी नहीं लगी। अरे तो नौकरी नहीं लगी तो अपन दूसरा धंधा कर लो। और खर्चे इतने बढ़ गए, आज मोबाइल का खर्चा है, हर एक को मोटरसाइकिल चाहिए, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा मतलब हाई हो गया, और देखा देखी करते हैं। और फिर हम देखा देखी करते हैं गाँव में, उसने शादी में 50 लाख कर दिया तो मैं भी 50 लाख करूंगा, ब्रीजा गाड़ी मैं भी दूंगा तो उसने भी दे दी। ये देखा देखी छोड़ो, अब टाइम बहुत मतलब खतरनाक टाइम आ रहा है। वही आदमी इस टाइम में सर्व करेगा, वही आदमी स्थिर रहेगा, सरवाइव करेगा, जो आदमी अपने खर्चे लिमिट में करेगा, जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगा, और जो अच्छी सोच रखेगा। दूसरे का देखा देखी मत करो। मैं खुद मेरा उदाहरण दे सकता हूं कि मैं कई बार जयपुर से, मेरे को जैसे इमरजेंसी नहीं तो भी मैं कई बार बस में आ जाता हूँ। तो एक दो उनका साहब आप तो आरटीओ साहब बस में, मैंने कहा बस में गए क्या? मेरे को भिंटीज गया। मैं बस में यात्रा करता हूँ, कई बार मैं ट्रेन में यात्रा करता हूँ, क्या हो गया? तो इसलिए इन चीजों का देख कर छोड़ो, जितनी मेरी कैपेसिटी और जितनी मेरी हौसला है ना, जितना मेरा औकात है उतना ही अपन खर्चा करें। अब देखा देखी साहब गांव में बड़ा मकान बना लिया साहब, है ना, ये कर लिया साहब, उसने बना लिया, उसने सादिम साहब 21 लाख डाल दिए, मायरा साहब 51 लाख का मायरा, है ना। इतना हम देखा देखी, और विशेष रूप से किसान समुदाय है ना, जो इस तरीके से अपनी स्थिति आर्थिक स्थिति वो मतलब उससे अपना कमजोर होता जा रहा है। तो इसलिए मैं सब लोगों से ये भी आशा करता हूँ, एक नशा प्रवृत्ति के लिए बारे में आज इसलिए मंच में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स गाँव में आजकल नशा प्रवृत्ति की भी बच्चों में ज्यादा आदत हो गई है। इसको भी बिल्कुल आपको, जिस आदमी ने नशे की प्रवृत्ति कर लेना, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, मामला खत्म है भाई। इसलिए सब हमें सामाजिक कुरीतियों को छोड़ करके
मृत्यु भोज जैसा बहुत बड़ा मौसर हो रहा है, सब गांव को मौसर तो करना ही पड़ेगा। अरे गांव का मौसर तो दिल्ली जयपुर में तो नहीं होता मौसर ना, क्यों इसमें अपने गांव में ज्यादा होगा क्या? मेरे अंकल और मौसी जी की डेथ हुई थी कोरोना पीरियड में। मैंने प्रधान जी सबको लिमिटेड लोगों को बुलाया, 150-200 आदमी को। मैंने कहा नहीं, मैं वैसे आपको खर्चा करा लेकिन मौसर नहीं करूंगा, मैं खुद ही मौसर करूंगा, तो मैं क्या लोगों को बताऊंगा ना। हैं जीते जी दोनों, जो मेरे अंकल और मेरी मौसी की मैंने जीते जी सेवा की है ना। अब जीते जी तो अपन सेवा करेंगे नहीं, मरने के बाद में लो साहब वो कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, देश को इनवाइट कर दो, तो कौन मानेगा? तो जीते जी अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अच्छे पड़ोसी हैं हमारे उनका सम्मान करो। आज सुनो, आज हर एक आदमी आप अच्छा काम करोगे तो उसको अच्छा बताएंगे। तो मैं इस मौके पर भाई गंगाधर, अब गंगाधर का भी परिवार, इसके दादाजी कानाराम जी बीड़ा, आपके भगवान जी हैं, ये बहुत अच्छा सुनारी में सबसे टॉप का खेतीगर परिवार था। और इनके इतना कृषि और पशुपालन के साथ साथ सुनारी में सबसे नंबर 1 गुआड़ी थी। और इस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई नशा प्रवृत्ति इस तरीके नहीं था। आज कहाँ का कहाँ परिवार बढ़ा है। इनके परिवार को आज भी लोग याद करते हैं कि साहब अच्छी खेती थी, अच्छी इज्जत थी, अच्छा सम्मान था। और आज मैं इस भाई को कि इसने, इसके दादाजी की डेथ आज कम से कम 30 साल पहले हो गई थी, मुझे पता है, कानाराम जी। और उसके बावजूद भी इस परिवार ने अपने दादाजी छोटे भगवान जी के सहयोग से इसने बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। और आज ये यही नहीं, हमारे लाडनू में भी आता रहता है सब जगह। तो मैं इसको देखता हूँ, इसका जो व्यवहार सबसे अच्छा है इस ऐसे बच्चे से। और आज आपने ये संस्था खड़ी की है और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस संस्था में आज पूरे जिले के आप वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हो और आज सब बच्चे इससे लाभान्वित हो गए। मैं इस भाई गंगाधर के इस इंस्टीट्यूट को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपको शुभकामना देता हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट बहुत ही ऊंचा, इसमें 2-4 फैकल्टी, जब हम 2-4 साल बाद आए तो इसमें 2-4 फैकल्टी आप खोलें और भी खोलें। और इस तरीके से आपने जो सारोटे गांव और आसपास के जो गांवों में आपने जो शिक्षा की अलग जगाई है, मैं सब इनको, इस परिवार को, बीड़ा परिवार को धन्यवाद देता हूं कि भाई हमारा गंगाधर इस आगे और बढ़ता रहे। और इसी तरीके से समान हम लोगों का जो किया है, मैं पुनः और टीम के जो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो भी इसमें वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 4 दिन की होगी, इसमें विजेताओं को, और कोई सभी विजेता नहीं हो सकते, मैं सब टीमों को भी मुबारकबाद देता हूं कि आप अच्छा खेल की भावना से खेलें। और यहाँ से जो भी जाएंगे तो स्टेट लेवल पे खेलेंगे। निश्चित रूप से आज आपने बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक समारोह आयोजित किया, उसके आसपास के अच्छे लोग हमारे को मिलने का मौका मिला। और आज क्या है कि काफी साथियां भी है। माननीय विधायक महोदय अभी कह रहे थे ये प्रधान जी, क्योंकि आज काफी कई जगह जाना है, तो मैं आशा करता हूं कि अब टाइम कम है बोलने का। और जितनी मेरे था, मैं कह रहा हूँ, पढ़े, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। सब बच्चे और बच्चियों को कहता हूँ कि आप 16 घंटे पढ़ोगे। मैंने जब मैं पढ़ता था, आज तो आपके ऑनलाइन हो गया, आपके वेबसाइट हो गया, आपके साइड में आप सब देखोगे, गूगल पे सब सर्च करोगे। आज किसी का बराक ओबामा कौन था तो आप एक बार तुरंत गूगल पे देख लो, बराक ओबामा ये था। बराक ओबामा विश्व का प्रथम नागरिक बना, वो सबसे गरीब आदमी झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला था जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का राष्ट्रपति बना, वो सबसे गरीब। हमारा भारत का राष्ट्रपति अबुल कलाम आजाद जो तमिलनाडु में छाते की दुकान करते थे और भारत का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना, और आज इनको याद करते हैं। आदमी को इतिहास उसी का बनता है जो शिक्षा के माध्यम से और तकनीक के माध्यम से जो देश और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो ऊंचाइयां छूता है, लोग उसी को याद करते हैं। हमारे देश में ऐसी ऐसी हस्तियां रही है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू देखो, चाहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन देखो, ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे। सुभाष चंद्र बोस जिसने आईएएस की नौकरी छोड़ करके और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। सरदार भगत सिंह 29 साल की उम्र में शहीद हो गया। आज हम सब जगह, अम्बेडकर जी थे, महान अम्बेडकर जी, जिन्होंने फॉरेन में गरीब थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, एक गरीब थे, लेकिन उन्होंने फिर भी फॉरेन से बैरिस्टर पास किया, लॉ की पढ़ाई की और एक देश का संविधान तैयार किया। आज अपन सांस ले रहे हैं खुली हवा में। आज हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस संविधान के कारण से ही आज हमें स्वतंत्रता मिली, आज हमें रोजगार मिला, सब कुछ। इसलिए उन हस्तियों को, हमें उन हस्तियों से, हमारे ऐसे देश में इंदिरा गांधी जिस प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, आपको पता है, पढ़ते होंगे, कितने बोल्ड थी, बहादुर थी। ऐसे ऐसे लोग हमारे इस देश में हुए हैं, ऐसी ऐसी महान विभूतियां हुई इस देश में। इसलिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं को तराशने की जरूरत है, आपको मौका मिलना चाहिए। इसलिए आप में से ही
जिन जिन लोगों का मैंने नाम लिया है अब आप लोग बनेंगे। मैं आशा करता हूं कि ऐसी संस्थाओं से और ऐसे गेम से हमारी जो प्रतिभा है उनको तराशने का एक बहुत अच्छा शानदार एक मौका मिलेगा। क्योंकि भाई को और मैं वापस धन्यवाद देता हूं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि हमें सबको इस तरीके से आपने इन्वाइट किया, सबको बिल्कुल ठीक है ना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौहिल साहब का। और इन्होंने अपने उद्बोधन में उन पहलुओं को छुआ है जिनको हम आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं। जो हमारी सामाजिक सोशल थिंक जो है, चाहे वो बुराई कह सकते हैं, एक नौकरी के पीछे की दौड़ कह सकते हैं, मृत्युबोझ, दहेज प्रथा, उन सारी चीजों को, नशा, उन सभी चीजों को आदरणीय चौहिल साहब ने छुआ है, जिनको हमें जानने की और पहचानने की जरूरत है। हमारे देश की मान विभूतियों को पढ़ने की और उनको अपने जीवन में आदर्श बनाने की जरूरत है। आज हम सिर्फ नाम जानते हैं किताबों में, भीमराव अंबेडकर एजुकेशन का सिंबल था। उस दौर में विभिन्न परिस्थितियों में, कठिनाइयों में रहते उन्होंने देश का संविधान निर्माता उनको हम कहते हैं, संविधान बनाया था। आज हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी विदेश जाते हैं तो हम सब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का बड़ा सम्मान होता है विदेशों में। तो वो सम्मान क्यों होता है? क्योंकि वो जाते ही उनका एक उद्बोधन आप सुनना विदेशों के अंदर कि मैं महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी की धरती से आया हूं। जब बुद्ध और गांधी का नाम आता है तब देश का नाम ऊपर होता है। महात्मा बुद्ध ने इस दुनिया को शांति का संदेश दिया और महात्मा गांधी ने इस दुनिया को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था। दुनिया में दो ही लोगों के नाम के आगे महात्मा लगता है, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी। ये भारत देश की धरती उनकी धरती है, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना सम्मान मिलता है। और उनके उद्बोधन में ये पहला वाक्य जरूर है कि भारत बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं। और ये बात सही भी है। भारत बुद्ध की धरती है जहां पर शांति है, जहां पर सहिष्णुता है। भारत में युद्ध नहीं होते हैं, जब भी होते हैं वो अपने तरीके से लड़ते हैं। तो शांति बनाए रखें। और आदरणीय चौहिल साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। मैं इस मंच के माध्यम से मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत बड़ा आभारी हूं और इनसे बहुत कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। स्वागत की अगली कड़ी में मैं विकास जी सारण साहब, सरपंच साहब, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। और उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय पूषाराम जी गोदारा। और इससे पहले मैं मंच संचालन के लिए श्री BL सारण साहब, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे मंच का कार्यक्रम देखें। और उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कृष्ण गोपाल जी काशनिया, निदेशक कृष्ण एजुकेशन ग्रुप रताऊ, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। स्वागत की कड़ी में विकास जी का साफा पहनाकर स्वागत करते हुए गंगाधर जी बिरड़ा, निदेशक स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम। कितने गर्व की बात है, क्रीड़ा परिषद द्वारा, क्रीड़ा विभाग द्वारा ये जो खेलकूद प्रतियोगिता दी गई है, इस प्रतियोगिता के आगे के संचालन के लिए मैं आपको अल्प समय में पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान पूषाराम जी गोदारा साहब, PCC सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, आप पधारें। ओके, आप यहीं से। 6वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय मनोज मेघवाल जी, सम्माननीय आज के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे लाडनू तहसील के मेरे बहुत लंबे समय से संपर्क में रहे जॉइंट कमिश्नर सम्माननीय नानूराम जी चौहिल साहब, जिनके पिताजी से भी मेरी अच्छी मिलनसार दोस्ती थी। सम्माननीय लाडनू पंचायत समिति के प्रधान हनुमान जी कासनिया जी, यहाँ के सरपंच भाई सोनू, पूर्व सरपंच भाई रामकरण जी, सभी बहुत बड़ी जमात बैठी है। हमारे साथ में आए कांग्रेस के देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई विद्याधर बेनीवाल जी, शिक्षा जगत से जुड़े हमारे तमाम अधिकारीगण, सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के डायरेक्टरगण, सभी प्रिंसिपल साहिबान जो आसपास के इलाके से आए, सभी हमारे पंचायत समिति के जिला परिषद के सम्मानित सदस्य, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच साहिबान,
सभी शिक्षाविद जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इस संस्था के संचालक भाई गंगाधर जी और उसकी पूरी टीम, सम्मानीय सामने विराजमान सारोटी और आसपास के इलाके से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, बच्चों, और आज के कार्यक्रम में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में शामिल होने वाले 17 से 19 साल के बालक और बालिकाएं, खेल प्रेमी और इसमें भाग लेने वाले सहभागी, सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत के साथ साथ आह्वान करना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी जीवन का अभिन्न अंग है। ये आज सरकारी प्रोग्राम है जिसमें हमारे हर साल शिक्षा जगत में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे हमारे सरकारी स्कूलें हो, सब में इस सत्र में अलग अलग खेलों का आयोजन अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। भाई गंगाधर ने बहुत बड़ा जुम्मा पूरे जिले के वॉलीबॉल खिलाड़ियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता को अपने हाथ में अपने आयोजन करा के एक बहुत बड़ा संदेश हमारी सुजानगढ़ तहसील का दिया है। आगे भी प्राइवेट शिक्षण संस्था अभिलाषा के गोपाल जी भी बैठे, ये 10 तारीख से वहां भी दे रहे हैं। ये बहुत खुशी है कि यहाँ सरकारी स्कूलों की नानूराम जी कोई कमी नहीं है। हर गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ से शुरू हो जाओ, आप ठेठ आप लालगढ़ तक जाओ, आपको कहीं भी मिडिल स्कूल नहीं मिलेगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेगी। इधर वह पूर्व पक्ष है ही। इसलिए हमने पिछले 25-30 साल से माननीय मास्टर भवनलाल जी जो बीच में नहीं है, वो श्रद्धांजलि सुमित करते हैं। मैं और वो दोनों 25 साल तक एक साथ काम करके क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा जगत हो चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, कहीं सीएससी है कहीं पीएससी है, इस लाइन में आपको 3-3 4-4 पीएससी और यहाँ सीएससी और पीएससी कोई भी गांव खाली नहीं मिलेगा। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में सुजानगढ़ तहसील जिले में भी अग्रणीय है। खेल जगत में हो सकता है राजगढ़ आगे है, तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शुरू से लेकर वहां खेलों के प्रति रुझान रहा है कि वो थोड़े शिक्षा में आगे थे। लेकिन अब हमारे बालक और बालिकाएं, हमारे विद्यार्थी, खेल का जुनून बढ़ रहा है। हमारी राजस्थान की सरकार ने अब शिक्षा के बराबर खेलों को भी तवज्जो दी है। राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेल शुरू किए। लाखों गांव की ऐसी प्रतिभाएं जो पहले मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे दादा और पोता दोनों एक साथ तक खिलाए, आज उनका सम्मान मिला, अपनी दक्षता प्रदर्शन करने का मौका मिला। मेरे को स्टेट लेवल तक इस कार्यक्रम में जाने का मौका मिला था। तो बहुत खुशी है कि हमारी युवा पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में आगे बढ़े। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। खेल के टाइम खेल खेले, शिक्षा के टाइम शिक्षा ग्रहण करे। नन्नूराम जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म करने का जो संदेश दिया, उसे मैं भी सहमत हूँ। मैं भी हमेशा कहता हूँ, लेकिन आप लोग मानते नहीं हो। समय बदल चुका है। उतना पैसा आप शिक्षा पर खर्च करें, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करें, समाज की कुरीतियों को खत्म करें, ये आपको संकल्प लेना चाहिए। ये साथ साथ हमारे बच्चों में संदेश जाएगा। आज कोई बात कहते हैं कि समाज में टूट आ रही है, समाज टूट नहीं आ रही है। समाज में टूट नहीं आ रही है, कुछ जगह अज्ञानता का प्रकोप अब भी है, उसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन ये सभी संभव शिक्षा से है, खेल से। शिक्षा है वही खेल है। सफलता हासिल करें। जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, बहुत से पूर्व वक्ताओं ने
जिले में हमारे खिलाड़ियों का नाम आपके सामने रखा। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो विभूतियां आज पूरे प्रदेश में पूरे देश में संदेश दे रही है कि राजस्थान और चूरू जिला भी खेल जगत में अग्रणी है। राष्ट्रीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर गांव और हर स्कूल में खेल मैदान की व्यवस्था में अलग से व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी स्कूल खेल मैदान वगैरह वंचित नहीं रहे, कोई जमीन उपलब्ध हो, वो खेला उसका ग्राउंड बने। इसके लिए पंचायती राज को सशक्ति से पावर दे रखे हैं, चाहे हमारे नरेगा हो, चाहे हमारे एमएलएमपी कोटे का हो, ताकि सबको प्लेटफॉर्म मिले। देखो कितना भी होशियार व्यक्ति हो, कितना भी समाज में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हो, जब तक उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है अपनी बात कहने का, अपनी दक्षता का प्रदर्शन करने का, तब तो आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए इस प्रकार का आयोजन भी करने पड़ते हैं। समाज के लोगों के बीच में ये सारी बातें रखनी पड़ती है, उसमें आप लोगों से बहुत जरूरी है। उदाहरण दिया पहले नानूराम जी ने कि भाई एक ट्रक ड्राइवर कितनी मेहनत करता है, 24 घंटे तो स्टेरिंग से नहीं उतरता, और इतने पैसे कमा करके भी अपने बेटे को आईएएस तक पहुंचाता है। सही शिक्षा का ही परिणाम है। कुरीतियां खत्म होनी चाहिए। नानूराम जी सगाइयां की बातें कर रहे हो, सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, दिमाग में निकाल दो। कोई कहते सर वो क्या करेंगे स्कूल भेज के, क्या करेंगे सर स्कूल भेज करके, नौकरी तो मिलती नहीं। नौकरी मिलती है, इसके अलावा धंधे बहुत है, धंधे भी करो, और समझदारी से खेती भी लोग करके लाखों रुपए कमाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा में बहुत गुण छिपे हुए हैं। इन्होंने बहुत सी हस्तियों के नाम लिए, वो सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, हमारे देश की आजादी से जुड़े हुए हैं, हमारे देश के संविधान से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को इनसे प्रेरणा लेकर सब काम अपने को करना चाहिए। दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविक काम करना चाहिए। ये हम आगे बढ़ सके, हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ सके, और सबको साथ लेकर समानता का व्यवहार करें, ये भी अपना संकल्प लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना शक्तिशाली हो, उसको भी संगठित होकर अपना काम करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा के साथ साथ ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि बहुत शानदार तरीके से आज हमारे क्षेत्र में भाई गंगाधर ने ये अच्छा बीड़ा उठाया, मैं इसे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बड़ी संख्या में हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सम्मानित लोग भी, समाज के लोग आए हैं, और सारे शिक्षक भी तो हमारे बैठे हैं। इनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का, हमारे खिलाड़ियों का और हमारे क्षेत्र लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए आप यहाँ पधारे। इसे मैं लंबी बात नहीं कहते, वो लंबा समय कार्यक्रम चल गया। सभी कार्यकर्ताओं ने, हमारे सभी नेताओं ने सारी बातें आपके सामने रख दी। इसलिए आज के इस शुभारंभ पर मैं आपको सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और खेल खेल की भावना से खेले और शक्ति प्रदर्शन करे। जीतने वाला हारता भी है, हारने वाला जीतता भी है, और उनकी कमियों का समीक्षा करके आगे जिला स्तर पर भी खेले, प्रदेश स्तर पर खेले, और राष्ट्रीय स्तर का भी आयोजन हो, जिसमें हमारे यहाँ के बालक और बालिकाएं हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। ये भी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ, और रेफरियों से और सभी शिक्षक से कहना चाहता हूँ कि खेलों में निर्णय बहुत निष्पक्ष करें, किसी कोई पक्षपात न करे, जिससे शांति का संदेश भी जाए और निष्पक्षता का भी संदेश जाए, और हमारे मासूम बालक और बालिकाएं बैठी है, इनमें विश्वास भी जगे। इसी आशा विश्वास के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे को, माननीय विधायक महोदय को और सभी साथियों को बुला करके बड़े स्तर पर आपने सम्मान किया, इसलिए आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोदरा साहब। आज के कार्यक्रम में कुछ ही अंतिम पायदान पर है ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एमएलए साहब की उपस्थिति में बच्चों द्वारा एक घोषणा होगी। बच्चे आपसे, आप पूरे मंच के सामने कहेंगे कि हम एक शपथ लेते हैं कि इस प्रतियोगिता को बहुत अच्छी तरह से संयोजित करने में सहयोग करेंगे। तो मैं सभी खिलाड़ी जो टीम दल है उनसे आग्रह करता हूं कि अपने यथास्थान खड़े हो जाएं, यथास्थान खड़े हो जाएं आप, और एक प्रतिज्ञा करेंगे पूरे मंच के सामने। सभी शारीरिक शिक्षक
जो स्कूली बच्चे हैं वो बैठे रहें, स्कूली बच्चे बैठे रहें। अपना एक हाथ प्रतिज्ञा शपथ लेंगे पूरे मंच के सामने कि आप हर गेम को पूरे भाईचारे से खेलेंगे। और एक बालक को मैं आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपने श्रीमुख से, क्योंकि बालकों का ये गेम है, तो आप प्रतिज्ञा स्थिति, ध्वज को थोड़ा सा ऊपर रखें। पूरा चूरू जिला आज विद्यालय परिसर में है। साहब को बताना चाहूंगा कि अभी कुछ ही जैसे ही वो ध्वजारोहण होगा, 2 टीमें हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालवास तारानगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शांतु तारानगर का मैच होगा। तो छात्र से चाहूंगा कि आप प्रतिज्ञा के लिए आप सभी तैयार, और ये बोलेंगे, आप भी इनके साथ बोलें। हम मान मर्यादा पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि आप बोलेंगे, ये बोल रहा है, आपको इसके पीछे पीछे बोलना है जैसे आप प्रार्थना सभा में प्रतिज्ञा बोलते हैं। हम मान मर्यादा पूर्वक शपथ ग्रहण करते हैं कि शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 66वीं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तरीय छात्र 17 व 19 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के निर्धारित नियमों एवं प्रतिष्ठा का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए विद्यालय, जिला, राज्य एवं देश के गौरव के लिए सच्ची क्रीड़ा भावना से भाग लेंगे। जय हिंद। जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आप अपने यथा स्थान पर विराजें और हम सबके लाडले हमारे चाहते एमएलए साहब, मैं मनोज कुमार जी मेघवाल साहब से आग्रह करूंगा कि आप इन प्रतिभाओं का हौसला अफजाई करें। साथ साथ संपूर्ण मंच, आप जिस इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, आगे के उद्बोधन के लिए श्रीमान एमएलए साहब। 66वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में आज के इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे पूर्व प्रधान पूसाराम जी गोदारा साहब, हमारे लाडनू प्रधान कासनिया जी, परिवहन विभाग से हाल ही में जो डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर पद पर सुशोभित किया है चहल साहब, विद्याधर जी बेनीवाल साहब, हमारे देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, स्थानीय सरपंच सोनू जी, यहाँ तमाम उपस्थित सरपंचगण, पंचायत सदस्यगण, जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय स्वामी विवेकानंद शाला परिवार के सभी प्रिंसिपल और उनके स्टाफगण, बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीण जन और स्कूल के विद्यार्थीगण। बातें सब पूर्व वक्ताओं ने आपको बताई दी कि ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता, जिसमें एक प्रतियोगिता सारोठिया के विवेकानंद स्कूल में होनी है। वक्तागण अभी बता रहे थे कि पिछली बार क्या कारण रहे कि सरकार प्रतियोगिता करा नहीं पाई, तो कारण कोई नहीं था, एक ही था कि वैश्विक बीमारी कोरोना, जिसकी वजह से सारी खेल प्रतियोगिताएं स्थगित हुई। उसी क्रम में ये जो स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं वो भी पिछले साल नहीं हुई थी। पिछले साल एक बहुत बड़ी घोषणा बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, अगर आपको याद हो तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की प्रथम प्रतियोगिता होनी थी। वो भी बहुत बड़े बजट, 20 करोड़ के बजट के साथ उसका आगाज किया था, पर कोरोना की वजह से उसको भी स्थगित किया और पहली बार वो इस बार हो पाई। और इस बार मुख्यमंत्री जी ने उसमें खेल भी बढ़ाए थे। आपको ध्यान में जब शुरू 3 खेलों के साथ घोषणा हुई थी, पर वो प्रतियोगिता उस साल हो नहीं पाई थी। इस बार 6 खेलों के साथ की, बजट भी 40 करोड़ कर दिया गया था। तो मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा खेलों के प्रति फैसला लिया गया था कि
लोगों को खेलों के प्रति रुझान कैसे हो, तो उन्होंने कहा एक वातावरण इस तरह का बने कि सिर्फ स्कूल ही नहीं, हर गांव का आम आदमी खेलों के प्रति जुड़े। तो इसलिए उन्होंने एक ऐसा जो कहीं देखने को नहीं मिलता, उन्होंने एक नया नवाचार किया, एक ऐसी खेल प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें न कोई आयु बंधन था, जैसा कि कह रहे थे दादा पोता साथ खेल रहे हैं, न कोई स्कूल कॉलेज का बंधन था, न कोई लड़का लड़की का भेदभाव था, हर व्यक्ति उसमें भाग ले सकता था ताकि हर आम आदमी खेलों से जुड़े। जब परिवार का मुखिया खेलों से जुड़ेगा तो उसका घर का वातावरण, गांव का वातावरण, देश का वातावरण खेलों के प्रति जुड़ेगा। और एक शानदार सफल संचालन इस बार देखने को मिला कि कितनी शानदार तरीके से आयोजन हुआ। और अगर कोई कमी रह गई है तो अगली बार फिर जब होगा जरूर उसमें सुधार होगा, क्योंकि पहली बार के आयोजन में अगर इतना शानदार हो सकता है तो अगर इस बार कोई कमी रहेगी तो और शानदार तरीके से अगली बार होगा। और इसकी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने साथ ही घोषणा कर दी कि शहरी ओलंपिक भी इस बार आयोजित किया जाएगा बहुत जल्द। ग्रामीण ओलंपिक की तरह स्कूल में हमेशा से ही खेल प्रतियोगिताएं चलती रही हैं। उसी क्रम में ये जैसा कि 66वीं खेल प्रतियोगिता जिला स्तर पर हो रही है। आज नौकरी की बात चली, सही है कि हर पढ़ने वाले को नौकरी नहीं दी जा सकती, क्योंकि सीधा सा फार्मूला है, जितनी पॉपुलेशन होती है उसकी 1% के करीब आबादी सरकारी नौकरी में आती है, बाकी 99% और बहुत से। सबसे बड़ा जो रोजगार आज भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर, कृषि है, क्योंकि अगर खेती बड़ी नहीं होगी, खेतों में अनाज नहीं होगा तो क्या तो नौकरी करने वाला खाएगा और क्या धंधा करने वाले खाएगा। पहला तो वो जरूरी है ही। व्यापार भी और भी बहुत से, इसलिए नौकरी होना नहीं जरूरी है, रोजगार होना बहुत जरूरी है कि रोजगार कहां से मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज है। सरकारी नौकरियों में जैसा बताया कि वहां भी आज भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि जो आरक्षण था सरकारी नौकरी खेलों का 2% था, उसको बढ़ाकर 4% तक ले जाया जा चुका है। उसमें शिथिलताएं दे चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वालों को भी सरकारी नौकरियों में शामिल कर लिया गया। तो पढ़ाई के साथ अगर खेल कूद में कोई बच्चा होशियार है, पर सिर्फ इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाता कि अगर मैं पूरा ध्यान खेल कूद में दूंगा तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल पिछड़ जाऊंगा, कैसे नौकरी मिलेगी। आज उसका भी भविष्य सुरक्षित है कि उसका भी सरकारी नौकरी में कोटा निर्धारित है कि उसके तहत वो आवेदन कर सकता है। दूसरा, बहुत से जो मंत्रालय हैं, रेलवे, एयरलाइंस, जो सीधे खिलाड़ियों को नौकरी देती हैं, बैंकों में सीधे नौकरी दी जाती है, उनकी टीमें होती हैं जहां यही विद्यार्थी आगे सरकारी सेवा में भी जा सकते हैं। आज लीग से हटकर चोल साहब ने बहुत बड़ी बातें बताई। संदेश था सामाजिक कुरीतियों का, संदेश था रूढ़िवादी परंपराओं का कि जिनसे आज के इस दौर में वो प्रासंगिक नहीं रहे। संदेश था समाज सुधार की बात का, पर बहुत सी चीज है। विशेष तौर से आपने अवसर मौसर की बात करी, आज भी गाड़ी रिवर्स गियर में है। सबसे बड़ा जो कोई बढ़ रही है कुरीति तो वो ये है कि अभी भी सुधार की तरफ नहीं है, न समाज न आप और हम।
और विशेष तौर से अगर सुजानगढ़ के पश्चिमी तरफ से देखते हैं, पर बहुत अच्छा लगा कि जो नागौर की हवा इधर आ रही है, अगर नागौर में आप इसकी चिंगारी जगाएंगे, सामाजिक स्तर पे हो, संगोष्ठियां आयोजित करके, और विशेष तौर से अगर आप पहल करेंगे, सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारियों, उनके आप सम्मेलन मनाएं, संगोष्ठियां करें और उसके माध्यम से संदेश दें कि कम से कम इस एक बुराई से तो अपन को दूर हो, क्योंकि आज भी इस एरिया में बहुत ज्यादा इसका चलन बढ़ता जा रहा है। झुंझुनू सीकर की बात करें तो वो तो गाड़ी एकदम सही पटरी पे चल रही है। हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में हर समाज, पर इधर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आपका ये सराहनीय प्रयास रहा तो जरूर आने वाली पीढ़ियों में उसका बहुत बड़ा फायदा अपन को देखने को मिलेगा। बाकी बात आपने शादी समारोह, मकान भी की, तो जरूर आप गांव के दूसरे आदमी को देख के कीजिए, पर प्रतिस्पर्धा उससे करें तो उससे कीजिए कि वो कैसे अपना घर चला रहा है, कैसे वो कमा रहा है, कैसे वो आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ रहा है, चाहे शिक्षा की वजह से हो, चाहे अपनी मेहनत की वजह से हो, चाहे सरकारी नौकरी के दम पे हो, चाहे व्यापार की दम पे हो। आप उससे उसका कंपैरिजन करके आगे बढ़े, न कि वो क्या खर्च कर रहा है उससे। प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए, उससे देख के कुछ सीखना होना चाहिए, तो सीखे उससे कि वो कैसे कमा रहा है, कैसे अपने परिवार को पाल रहा है, कैसे अपने घर को संभाल रहा है, उससे आप सीखे, न कि वो कैसे खर्च कर रहा है या कैसे गंवा रहा है। उससे आपको सीख के देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे कैसे बढ़ रहा है उसको देख के आपको करने की जरूरत है। आज खेलों की बात है तो बात चली कि अपन पिछड़े हैं इस खेलों के। जरूर राजस्थान आज भी देश में बहुत पीछे है खेलों के मामले में। छोटे छोटे अपने जो स्टेट है, अपन अगर अपने चूरू जिले से तुलना करें तो जिले लायक भी नहीं होंगे, शायद अपने तहसील लायक होंगे वो। मणिपुर, मिजोरम, 2 ऐसे स्टेट है कि राष्ट्रीय खेलों की जहां तक बात आती है वो दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर आते हैं। हरियाणा सबसे ऊपर सुविधाएं नहीं है, पर जो रुझान बढ़ रहा है उसी का नतीजा है कि राजगढ़ सादुलपुर की बात ही उससे कंपटीशन का
5 दिन मेहनत करनी पड़ती है, 2 पैसा खर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि जिस बजट आयोजन सरकार की तरफ से होता है उसमें जितना अच्छे तरह से आयोजन करना होता है हो नहीं पाता। बजट की भी जरूरत पड़ती है, संसाधन भी उपलब्ध कराने पड़ते हैं, इसलिए बहुत सी संस्थाएं पीछे हटती हैं। पर इन्होंने यहाँ प्रतियोगिता की जिम्मेदारी लेने के और इसका आयोजन करने का जिम्मा लिया, उनको भी बधाई। आयोजन के शानदार, उसके लिए भी बहुत बधाई। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया, बच्चे बहुत देर से धूप में खड़े हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी अगर ये कार्यक्रम शुरू हो जाए आपकी प्रतियोगिता का तो अच्छा रहेगा। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार साहब आपका। आपके श्रीमुख से आज की इस प्रतियोगिता की उद्घोषणा की जाए। मैं मनोज मेघवाल, विधायक सुजानगढ़, शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 66वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तरीय छात्र 17 से 19 वर्ष वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां पीछे बच्चों के हाथों से। अल्पाहार और उसके बाद ध्वजारोहण। 1 मिनट साहब, थोड़ा सा अल्पाहार, उसके बाद ध्वजारोहण और खेल प्रारंभ। और पूरा का पूरा ये जो कार्यक्रम, और इसमें दोनों टीमें तैयार हैं, जल्दी दे भैया।